नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीएचयू वर्ल्ड पे करंट अफेयर्स की 800 क्वेश्चंस की बाइलिंगुअल सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए 3 लेक्चर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच चौथे लेक्चर के साथ मौजूद हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तीनों लेक्चर देख ले, उसके बाद ये चौथा लेक्चर देखें। और जिन लोगों ने देख लिया है, हर लेक्चर की भांति आज भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसका कि उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका पहला प्रश्न है कि थल सेनाध्यक्ष भारत के अभी जो है वो कौन है। दूसरा प्रश्न है कि फाइनेंस कमिश्नर जो इंडिया के हैं वो कौन है। और तीसरा प्रश्न है नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन एलाइड मूवमेंट, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इन तीनों प्रश्न के उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसके बाद लेक्चर की शुरुआत करिए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं वो है कि 71 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर तक हो चुका था। G7 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो है वो कहां किया गया। तो 2019 के G7 का आयोजन जो है वो किया गया है फ्रांस में। आपको बता दें कि ये 45वां समिट था, 45th समिट था और 46 जो है ये 2019 में हुआ था। 46 जो है वो जून में ही 2020 में यूएसए में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन करके सितंबर में भेजा गया है। अब देखिए 2020 में सितंबर में वहां ये आयोजन होता है या नहीं, लेकिन याद रखिएगा G7 का 2020 का सम्मेलन जो है वो सितंबर में यूएसए में होने वाला है। ठीक है, चलिए अब फ्रांस की राजधानी कहां ये जानिए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, और पेरिस में ही है आपका, सही इसको कर लीजिएगा, पेरिस, और पेरिस में ही आपका है एफिल टावर। ठीक ना, ये भी लिख लीजिएगा, एफिल टावर, ये पेरिस है। प्रश्न आ सकता है आपसे इस तरीके से। और जो फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें, जैसे पेरिस की बात हमारे दिमाग में आती है, तुरंत एक चीज क्लिक करता है हमारे माइंड में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस जलवायु समझौता जो कि 2015 में हुआ था, जिसको कि पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। पेरिस एग्रीमेंट ये आप लिख लेंगे। पेरिस जलवायु समझौता जो है ये कब हुआ था, ये 2015 में हुआ था। और ये ग्रीन हाउसेस, जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन से कि कौन सा देश जो है क्या रिलीज कर रहा है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो लगभग 196 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। थोड़ा बहुत ये संख्या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में हुआ था और ये किस चीज से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि जलवायु समझौता है ये एक तरह का। ठीक, अब जब देखिए फ्रांस की बात आती है तो एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। आप डीप में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको यहां थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। जब फ्रांसीसी क्रांति की हम बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह हुआ था 1789 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ था 1789 में। और जिस समय रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय वहां का जो किंग था वो था लुई 16वां। ठीक है, लुई 16 जो था वो वहां का शासक था। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो एक बहुत पॉपुलर नारा है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, लिख लीजिएगा, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो है इसी जो क्रांति थी, जो ये रिवॉल्यूशन था, यहीं से निकला था। हिंदी में इसको कहते हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे एक कोटेशन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है वो अच्छा है। ये उस समय वाल्टेयर जो कि दार्शनिक थे उन्होंने कहा था। तो ये कथन पूछा जाता है कि किसने कहा है कि 100 चूहों से ज्यादा जो है एक शेर का शासन अच्छा है, तो ये कथन है वाल्टेयर का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद एक बहुत पॉपुलर बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी पूछा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक जो है वो राइटर उसके कौन है, तो इसको लेखक जो थे वो रूसो थे। इसके साथ ही डेसिमल सिस्टम जो है ये फ्रांस से शुरू हुई थी।
डेसिमल दशमलव प्रणाली जो है ये किसकी देन है? ये फ्रांस की देन है। साथ ही देखिए, जैसे फ्रांस की हम बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट को कैसे भूल सकते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1804 में, नेपोलियन बोनापार्ट इसके पिता का नाम था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1804 में फ्रांस का जो है ये किंग बना, राजा बना। और एक चीज इससे इंपॉर्टेंट है कि 1815 में मित्र राष्ट्र से जो है ये हार गए थे वाटरलू के मैदान में, ठीक ना। वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू जो है बहुत फेमस है, 1815 में हुआ था, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। तो ये देखिए, इतना डिटेल जो है मैंने आपको एक प्रश्न पे बताया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, रोज कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए। अरे पीडीएफ लेके कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लेंगे आप? इतना चीज आपको पता चल जाएगा क्या? G7 का शिखर सम्मेलन कहा हुआ, आपको बस फ्रांस पता चलेगा। और हमने क्या क्या बता दिया पीडीएफ इस वीडियो में। तो इतना चीज थोड़ी पीडीएफ में लिख पाएंगे। पीडीएफ के पीछे मत दीवाने हुई, आप खुद से मेहनत करना सीखिए। आपको मेहनत नहीं करना है, आपको पीडीएफ मिल जाए, सोच रहे उसको हम रट लेंगे और उससे क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बातें मैंने बताई है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ी कोई एक इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पीडीएफ के लिए परेशान मत हुआ करिए, जो बातें बताई जाती है उसको खुद से लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं थोड़ी आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक जो है वो कहां हुई? SCO कहते हैं, ठीक ना। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी बैठक जो हुई है वो हुई है बिशेक में। बिशेक कहां है? किर्गिस्तान में है, ठीक ना। बिशेक किर्गिस्तान में है और वहीं इसकी बैठक हुई। अब जब हम संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है वो 2001 ईस्वी में हुई और इसकी जो राजधानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, ये उसका हेडक्वार्टर है। और जैसे ही चाइना का जिक्र आया तो चीन के प्रेसिडेंट अभी हैं शी जिनपिंग। और आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में कि चाइना की करेंसी क्या है। चलिए कमेंट करके ये बात हमको बताइएगा कि करेंसी जो है चाइना की क्या है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान समिट 2019 का आयोजन जो है वो कहां किया गया? तो ये आयोजन किया गया था बैंकॉक में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, बैंकॉक नहीं, थाईलैंड है ऑप्शन में। तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमने आपको पढ़ाया थाईलैंड, वहां ऑप्शन आ जाएगा बैंकॉक। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक ना। देखिए थाईलैंड में हुआ है और थाईलैंड की ही राजधानी है बैंकॉक। अब जब हम आसियान की बात कर रहे हैं तो आसियान का फुल फॉर्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आप लिख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसके बाद हम बता दें इसकी स्थापना जो है वह हुई थी 1967 में। किसकी? आसियान की स्थापना, ठीक ना। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। हेडक्वार्टर कहां है इसका? जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। ये इतनी बात जो है आप इस क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, 13वां वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन ग्लोबल हेल्थ समिट जो है, ठीक है ना, ग्लोबल हेल्थ केयर समिट। केयर शब्द इसमें जो है छूट गया है, ग्लोबल हेल्थ केयर समिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। और जब हैदराबाद की बात आती है तो हैदराबाद का विलय भारत में बहुत जो है नानुकुर के साथ हुआ था। तो यहां से प्रश्न आने की संभावना है। पहला प्रश्न ये कि हैदराबाद का विलय कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1948 में। यहां की कहानी तो आपको पता होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले एचएम थे, यानी होम मिनिस्टर। देखिए ये भी एक प्रश्न बना कि भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने उस समय के निजाम, जिनका नाम था निजाम मीर उस्मान, ये निजाम मीर उस्मान जो थे ये असफ जाही वंश के जो हैं, ठीक ना, उसके शासक थे। तो आपसे देखिए यहां कितना प्रश्न बन रहा है। उस समय निजाम कौन थे? तो उसका नाम था मीर उस्मान। किस वंश से ताल्लुकात था उनका? तो उनका ताल्लुकात था असफ जाही वंश से, ठीक ना। इसका कब हुआ विलय? तो 1948 में हुआ विलय। तो ये जो विलय हुआ था ये पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हुआ था। यहां पर सेना उतार दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो ये सेना उतारे थे इसको कहा गया था ऑपरेशन पोलो।
ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो, ठीक ना। कहीं कहीं इसको ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है, इसी को कैटरपिलर। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि जो विलय हुआ हैदराबाद का उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, अगर पोलो नहीं है तो कैटरपिलर, दोनों है तो आपको ऑप्शन देगा 1 and 2 बोथ। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इतनी चीज अगर हम पीडीएफ में लिख भी देंगे, जब तक आपको समझाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो को पूरा देखना जो है इंपॉर्टेंट है, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहां किया गया। अब देखिए यहां पे चूंकि इंटरनेशनल लगा दिया इसीलिए देश वगैरह का आपका नाम दे दिया। यह आयोजन किया गया था मुंबई में, भारत में, ठीक है। फरवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया और इसमें सुपर 30 जो मूवी थी आनंद सर की स्टोरी पे बेस्ड, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। अब जब दादा साहेब का नाम हमारे दिमाग में आ रहा है तो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि भारतीय फिल्म उद्योग के, फिल्म इंडस्ट्री के जो है ये पितामह कहे जाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, या जनक, जो भी आपको क्वेश्चन देगा, फादर दे देगा या जो है पितामह दे देगा, आप दोनों चीज को देखिएगा। तो यही है इसके फाउंडर जो है एक तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में 9वां सार्क फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। 9वां सार्क फिल्म महोत्सव वो था हमारा दादा भाई फाल्के फिल्म महोत्सव। तो सार्क फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया कोलंबो में। कोलंबो कहां है भैया, कोलंबो है श्रीलंका में। कोलंबो में बहुत क्रिकेट का मैच होता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ये कहां है, श्रीलंका में। और जब सार्क की बात आ गई तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको आप लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना जो है वह 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज काफी चर्चा में हाल ही के दिनों में रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हाल ही में चर्चित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये बुक पहले लिखी गई थी, लेकिन अब जो ये मूवी बनी है तो ये फिर से चर्चा में है। तो ये किताब लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा, ठीक है। संजय बारू ने किताब लिखी है और ये किताब आधारित है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जीवनी के ऊपर। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह की जीवनी के ऊपर। और आपको बता दें कि इस फिल्म में अनुपम खेर ने माननीय मनमोहन सिंह का जो है किरदार निभाया है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ही हम मनमोहन सिंह का नाम लेते हैं तो ये 13th प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। और अभी नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। अब यहां पे कुछ लोग कार्यकाल मत जोड़ने लगिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 2 बार प्रधानमंत्री बनता है तो वो वही कहलाता है पहला, जब कोई और बनेगा तो दूसरा। और साथ ही जितने लोग बीच में पीएम न रहते हुए ऐसे ही कार्यभार ग्रहण करते हैं तो वो लोग ऐड नहीं होते हैं, जिसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो वो लोग इस लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो 14वें। कमेंट बॉक्स में जरा फटाफट बताइए भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए एक चीज आपको बता दें कि आप अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो उससे 14 अगस्त तक जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक के थ्रू जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज, टेस्ट सीरीज से आप एग्जाम तक कभी भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, साथ ही चूंकि 7 टेस्ट होना है तो वहां सोचिए आपको जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा इस तरीके का 120 गुना 7, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में उसको तैयार करते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा।
तो आप हर बात की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर और मेहनत करें आपके लिए और वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाएं। चलिए, तो क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप इनविजिबल वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है रीमा हुजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। क्या है? रीमा हुजा। लेकिन चलिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे ये मेवाड़ के शासक थे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ उस समय जो था एमपी और गुजरात के कुछ हिस्सों में था, ठीक ना। अब जब महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं तो हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र कैसे नहीं आएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये कब हुआ था? 1576 में। मान सिंह लड़े थे अकबर की तरफ से, राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह बनाम महाराणा प्रताप। और मान सिंह की जगह कभी कभी अकबर भी आता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, प्रश्न पूछ देगा। हल्दी घाटी युद्ध कब हुई? 1576। किसके किसके बीच हुई? या तो मान सिंह ऑप्शन में रहेगा, या तो अकबर रहेगा, और एक तरफ तो महाराणा प्रताप जो है वो है ही कांस्टेंट। अब बता दें, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था एक बहुत फेमस है, चेतक। पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वो क्या था? तो चेतक। जैसे ही चेतक का नाम आ रहा है हमारे दिमाग में एक जो है कविता आ गई, जो ये था, बचपन में पढ़े थे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है। अगर आप हिंदी सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं एलएलबी में या बीए में, हालांकि ये तो करंट अफेयर्स तो सब में आता है, जितने भी कोर्सेस में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हो सकता है सब में लैंग्वेज सेक्शन ना हो, जैसे कि बीएड वगैरह, लेकिन ये पूछा जाता है कि आगे नदियां बड़ी अपार, ये जो है कौन सा अलंकार है? हिंदी सेक्शन वाले तो आपको बता दें ये अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए, अब नहीं तो हिंदी पढ़ाने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय फिल्म मिल्कमैन जो है, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय किताब मिल्कमैन जो है, फेमस बुक जो है मिल्कमैन, ये कौन लिखे हैं? ठीक ना। तो मिल्कमैन जो है वो लिखा गया है अन्ना बर्नस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। और आपको बता दें कि 2018 में जो है अन्ना बर्नस को बुकर प्राइज भी दिया गया था। और एक चीज बता दें कि 2019 में जो है नोबेल प्राइज मिला है मार्गरेट एटवुड को, ठीक ना। 2019 में नोबेल प्राइज मिला है साहित्य के क्षेत्र में मार्गरेट एटवुड को। चूंकि बुक की बात चल रही थी, और भी कई लोगों को मिला है, लेकिन ये ज्यादा चर्चा में रहता है। मार्गरेट एटवुड ये कनाडा के थे, और द टेस्टामेंट के लिए इनको जो है मिला था। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज किसके द्वारा लिखी गई? ये भी एक बुक है जो कि लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए, जोखा अलार्थी, इनके द्वारा लिखा गया, और इनको भी 2019 में जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 है, फाइट्स के लेखक जो है निम्न में से कौन है? तो फाइट्स के जो लेखक हैं वो है ओल्खा तोकागुर्ज, और ये भी चर्चा में है क्योंकि 2019 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। 2019 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। रूलर्स ब्रेकर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रीति सिनॉय के द्वारा। ये सब बुक का नाम है, इसमें कुछ डीप तो हिस्ट्री वगैरह जानना नहीं है, जहां जहां थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम वॉरियर ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के बारे में पहले भी हम आपको कई फैक्ट्स जो है जीके से रिलेटेड वो बता चुके हैं, तो आप बस उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान योजना और राज्य की भामाशाह योजना को मिला दिया? तो ये मिलाने का काम जो है वो किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक, जब राजस्थान की बात आती है तो आपको बता दें कि यहाँ की सीएम कौन है? अशोक गहलोत। बहुत चर्चा में है यह हाल के दिनों में, अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल जो है कलराज मिश्र, ये भी चर्चा में है, कलराज मिश्र। चलिए, इस दोनों बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम महिलाओं को सालाना 6,000 रुपए की
वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और मैंने कल आपको बताया था कि यूपी के गवर्नर का नाम, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी के गवर्नर जो है वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना मंजूर कर दी गई है? तो ये मंजूर की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल का नाम आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा जल संधि कार्यक्रम का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है आपका ओडिशा के द्वारा। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इनके बारे में मैंने कल आपको ओडिशा के बारे में और भी कई मंदिरों के बारे में भी बताया था, तो वो सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत की गई? क्वेश्चन नंबर 88, तो इसका उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा कन्या सुमंगल। आप ऐसा करिएगा ना, ये सारी योजना को एक तरफ लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ राज्य का नाम, और इसको रट जाइएगा थोड़ा सा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने नई भूमि नीति, न्यू लैंड पॉलिसी, ये असम ने रिलीज किया है, ठीक है। और असम के सीएम, ये असम का जिक्र आज पहली बार आया है 4 दिनों में, तो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। और जो यहाँ के राजधानी है यहाँ की, वो है दिसपुर राजधानी। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, उसको मार देते हैं गुवाहाटी। ये राजधानी जो है याद रखिएगा दिसपुर है असम की, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो मीठी क्रांति का संबंध जो है वो है झारखंड से। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस योजना को क्रियान्वित किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान सीएम है झारखंड के, वो है हेमंत सोरेन, ठीक है। सीएम जो है वो है हेमंत सोरेन, जेएमएम से हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अभी एक और मुर्मू बहुत चर्चा में है, मैंने आपको बताया है, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था आज का 20 प्रश्न। मैंने शुरुआत के कई प्रश्न को बहुत डीपली बताया जहां जरूरत था, बाद में कुछ प्रश्न जहां पे कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको उसको शॉर्ट में ही खींच दिया। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन आप हमें जरूर फॉलो करें सोशल मीडिया पे, @worldbhu ट्विटर पे और @सूरजbhu। मुझे आपको कोई दिक्कत होगी तो वहां बताइए, जरूर आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप सिर्फ पीडीएफ के पीछे मत भागिए, मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं होगी और आप एग्जामिनेशन के टाइम जो है धोखा खा जाएंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।